Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about the Finance Commission. This is 45th chapter of Indian Polity, and the reference I have taken from the Lakshmi Kant book. Again, this is a very important book as far as the UPSC examination is concerned. सो पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें आपको मैं पॉइंट वाइज ही बताऊंगा। इससे पहले बता दूं कि एक इंडियन इकोनॉमी की भी सीरीज है मेरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। पूरा यूपीएससी का मटेरियल है ये एक इंडियन इकोनॉमी की सीरीज, या फिर किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको जो टाइम लगेगा वो 5 दिन लगेगा इसको कवर करने में। बहुत ज्यादा टाइम की नहीं है ये सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेटिकुलस तरीके से बनाया गया सीरीज है। एंड देयर इज अ पीडीएफ अवेलेबल सो दैट यू कैन टेक इट एज ए नोट। आप इसको मल्टीपल टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज वीडियोज इंडियन इकोनॉमी की पीडीएफ डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। सेम मैं प्लान कर रहा हूँ कि इंडियन पॉलिटी की भी सीरीज के लिए मैं पीडीएफ आपको लास्ट में, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी सीरीज, तो आपको पीडीएफ दे दूंगा ताकि आपका रिवीजन जो है वो होता रहे, बिकॉज रिवीजन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी एग्जामिनेशन का, या फिर सिविल सर्विसेज कह सकते हो एज ए होल एग्जामिनेशन का। स्टेट की भी सिविल सर्विस अगर तैयारी करते हो तो रिवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज मटेरियल इतना ज्यादा है कि आप पढ़ के अगर छोड़ दो तो भूल जाओगे। ठीक है, अब हर चीज को याद रखना तभी पॉसिबल हो पाए जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर रहे हो मल्टीपल टाइम, तो डेफिनेटली यू विल गेट द एज। ठीक है, और एज मिल गया आपको तो सक्सेस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो आर्टिकल 280 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 280 वो प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, वो प्रोविजन देता है फाइनेंस कमीशन का। बेसिकली एक क्वासी जुडिशियल नेचर की बॉडी होती है फाइनेंस कमीशन, जिसको स्टैब्लिश किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा इन इंडिया इन एवरी 5th ईयर, हर 5 साल, या फिर अर्लियर भी किया जा सकता है, 5 साल से पहले भी एक फाइनेंस कमीशन का गठन हो सकता है अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नेसेसिटी है कि एक फाइनेंस कमीशन को बिफोर 5 इयर्स भी अगर स्टैब्लिश कराना चाहे प्रेसिडेंट तो करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू क्या बनेगा, एमसीक्यू ये बनेगा कि कौन सा वो आर्टिकल है जो फाइनेंस कमीशन को डील करता है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 280। ठीक है, और कौन इसको बनाता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है। कितने साल बाद होता है, तो जनरली 5 साल या फिर पहले भी हो सकता है। अब बात करेंगे हम लोग कॉम्पोजिशन क्या है इसका, तो कॉम्पोजिशन से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो इसमें एक होते हैं चेयरमैन, ठीक है, एक चेयरमैन और 4 इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, 4 मेंबर और एक चेयरमैन होते हैं कॉम्पोजिशन के नाम पे। दे होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो इनका ऐसा नहीं है कि एक बार अपॉइंटमेंट हुआ तो दोबारा से ये चेयरमैन या फिर मेंबर नहीं चुने जा सकते। दे कैन डेफिनेटली भी have they can definitely have reappointment and second term। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट के ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है द क्वालिफिकेशन एंड द मैनर विच दे इन विच द मेंबर्स एंड चेयरमैन शुड बी सिलेक्टेड। तो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा गया है ये। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने कुछ मैनर्स डिटरमाइन भी किया है, जैसे कि चेयरमैन के सिलेक्शन के लिए चेयरमैन शुड बी ए पर्सन ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर्स एंड द 4 अदर मेंबर्स शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द अमंग्स फॉलोइंग। तो वो 4 कहां से चुने जाएंगे, उसके लिए भी पार्लियामेंट ने बृहत एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जैसे कि उन 4 में से एक बंदा जो कि एक जज होगा हाई कोर्ट का, ठीक है, या फिर वो क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज वन, मतलब कि या तो वो जज हो हाई कोर्ट का, या फिर उसमें वो क्वालिटी हो, वो क्वालिफाइड हो कि वो बन सके एक जज, उस बंदे को चुना जा सकता है एज ए फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर जो होंगे, सेकंड या फिर मतलब टोटल 4 है, तो दूसरा जो मेंबर होगा वो एक ऐसा बंदा हो सकता है, ए पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट की फाइनेंस एंड अकाउंट के से रिलेटेड एक व्यक्ति को खूब नॉलेज हो तो वो भी एक मेंबर बनाया जा सकता है फाइनेंस कमीशन का। या तो एक व्यक्ति हो जो कि जिसके पास वाइड एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंस मैटर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में, तब उसको भी बनाया जा सकता है। तो देखिए, एक व्यक्ति जज, एक व्यक्ति जिसको नॉलेज हो स्पेशलाइज्ड नॉलेज फाइनेंस एंड अकाउंट गवर्नमेंट की, तीसरा व्यक्ति जो होगा
वो होगा जिसको फाइनेंशियल मैटर में और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में खूब सारा नॉलेज हो, उसको भी बनाया जाएगा। एंड चौथा जो बंदा होगा, ए पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स वाले बंदे को भी यहाँ पे रखा जाता है। ये टोटल मैटर ही इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स वाले बंदे का जो नॉलेज है वो भी यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए एक मेंबर के तौर पे उसको भी चुना जाता है। तो अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड है। जो फंक्शन है फाइनेंस कमीशन का, वो ये है कि इसको रिकमेंडेशन तैयार करने होते हैं, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने होते हैं रिगार्डिंग। कौन कौन से मैटर पे रिकमेंडेशन तैयार करता है? तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स। तो देखिए, जो सरकार को पैसा मिलता है थ्रू द टैक्सेस, जो नेट प्रोसीड होता है सरकार का, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, बाकी दूसरा लेवल आ जाता है जहां पे डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, जैसे कि एक बिहार है, हरियाणा है, यूपी है, इन स्टेट के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा, किस स्टेट को कितना पैसा जाएगा। ठीक है, ये जो रिकमेंडेशन तैयार करता है फाइनेंस कमीशन की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल भी बताता है रिगार्डिंग द ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स बाय सेंटर। तो सेंटर के द्वारा स्टेट्स को कुछ पैसा दिया जाता है असिस्टेंस के तौर पे, एड के तौर पे, जिसको कहते हैं ग्रांट इन एड। और ये पैसा दिया जाता है सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर, ठीक है, ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, वहां से पैसा दिया जाता है। ये पैसा ग्रांट इन एड के तौर पे दिया जाता है स्टेट की मदद के लिए। तो उस पे भी प्रिंसिपल जो होता है वो रिकमेंडेशन आता है फाइनेंस कमीशन से। देन फाइनेंस कमीशन आल्सो रिकमेंड्स द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट to meet the financial requirements of panchayats and municipalities on the recommendation of state finance commission। तो देखिए, ये जो फाइनेंस कमीशन होती है वो मेजर्स बताती है कि कैसे कंसोलिडेटेड फंड जो है स्टेट से पैसा निकाला जाएगा, और ये मेजर बताती है ऑन द बेसिस ऑफ जो रिकमेंडेशन आता है स्टेट की फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, 1960 तक जो फाइनेंस कमीशन थी वो सजेस्ट करती थी, इट आल्सो सजेस्टेड द ग्रांट गिवन टू द स्टेट्स ऑफ असम, बिहार एंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये ऐसे स्टेट्स थे जहां से बेसिकली जूट की उत्पादन होती है और जूट प्रोडक्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ से। तो वहां पे इस एक्सपोर्ट को फंड करने के लिए, उसकी सहायता के लिए कुछ ग्रांट दिया जाता था, जिसपे भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन का आता था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 10 साल तक ये प्रोविजन दिया गया था। इसीलिए 1960 तक ये सजेशन भी देती रही फाइनेंस कमीशन। एंड जो फाइनेंस कमीशन है वो रिपोर्ट सबमिट करती है अपना प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट फर्दर उस रिपोर्ट को रखते हैं दोनों हाउसेस के सामने, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस हैं, इनके सामने रखा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड प्रेसिडेंट साथ में एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी रखते हैं जिसमें बताया जाता है कि एक्शन जो है उनके रिकमेंडेशन पे, मतलब फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे वो एक्शन क्या लिया गया, वो भी एक मेमोरेंडम तैयार करके एक्सप्लेन करके दिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा रखा जाता है हाउसेस में। अब देखिए, जो रोल है फाइनेंस कमीशन का वो एक एडवाइजरी नेचर का रोल है, मतलब कि जो ये एडवाइस देते हैं इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। सरकार चाहे तो इसको माने चाहे तो ना माने, ये बाइंडिंग नहीं है। इसलिए फाइनेंस कमीशन एक वीक कमीशन की तरह लगता है, बिकॉज इनका जो नेचर है वो एडवाइजरी नेचर है। अब देखिए, इस संदर्भ में डॉक्टर पीवी राजमन्नार जो कि 4th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि सिंस द फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्सपेक्टेड टू बी क्वासी जुडिशियल, इट्स रिकमेंडेशन शुड नॉट बी टर्न डाउन। तो इन्होंने समझा था इसकी अहमियत को, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, 4th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, तो इन्होंने इसकी अहमियत को समझा था
और ये रिकमेंड किया था कि जनरल एक बात बोली थी कि इसके रिकमेंडेशन को टर्न डाउन जनरली नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल नेचर की भी है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फाइनेंस कमीशन को कहा है कि इट्स अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। बिकॉज देखिए, फेडरलिज्म कई तरीके की हो सकती है, फिजिकल भी फेडरलिज्म हो सकती है, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या कोऑपरेशन है, क्या फेडरलिज्म है, अगर फाइनेंस की बात करें तो उसको बैलेंसिंग व्हील की तरह काम कर सकता है वहां पे फाइनेंस कमीशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का मानना है। बट its role has been undermined. I'm talking about the finance commission role. It has been undermined by the erstwhile प्लानिंग कमीशन, बिकॉज 2014 तक प्लानिंग कमीशन थी, 2014 में इसको खत्म कर दिया गया था और जनवरी 2015 में नई एक बॉडी बनाई गई थी जिसको नीति कहते हैं, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 2014 तक जो प्लानिंग कमीशन थी वो अंडरमाइन करती थी, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी प्लानिंग कमीशन, वो फाइनेंस कमीशन को सुपरसीड कर जाती थी। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको सुपरसीड करती थी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का ज्यादा वेटेज हुआ करता था, तो इसके जो रोल है जो फाइनेंस कमीशन का, उसको अंडरमाइन करने का बहुत बड़ा काम किया था फाइनेंस प्लानिंग कमीशन ने। बट 2015 में प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू बॉडी कॉल्ड नीति आयोग, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और नीति को कहा जाता है कि इट्स अ फ्रेंड ऑफ सेंटर इन द स्टेट्स। तो नीति काफी अच्छा काम कर रही है, इनफैक्ट एक थिंक टैंक है ये, टीम इंडिया है, बहुत सारी बातें इसमें, खैर वो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक छोटा वीडियो था फाइनेंस कमीशन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने रख दिया आपके सामने, बस आपको रिवाइज करना है। जब मैं नोट दे दूंगा तो मल्टीपल टाइम्स को रिवाइज कर लेना, ठीक है, लास्ट में आपको नोट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो अगर नहीं किया अभी तक तो, और इसको शेयर करो यार दोस्तों के बीच में, जरूर शेयर करना चाहिए। आपको अपनी जॉब करनी चाहिए, आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूँ कि लगातार मेहनत करके आपके पास कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप भी सपोर्ट करो मुझे। दैट्स ऑल, बाय।